करूंगी कि आप मंच पर आएं और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। और इस सेक्शन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अमलेंद्र प्रताप सिंह। तो बहुत शुक्रिया अपूर्वा। तो आज हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में और यहाँ से हम लोग स्वास्थ्य की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन राजनीतिक विषयों पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी बड़ी आवश्यक भी है। दानिश आज़ाद अंसारी जी हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उस समय मुझे लगता है कि इस तरह के जो वक्ता हैं उनको सुनना बड़ा ज़रूरी है। अंसारी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हालांकि हम लोग तो स्वास्थ्य पे चर्चा कर रहे हैं और प्रदेश का जो स्वास्थ्य है राजनीतिक तौर पर थोड़ा वो आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ। मुद्दा इस समय हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा और उसके बाद जो दुकान हैं, जो शॉप्स हैं, आप हर अपना जो नाम है वगैरह लिखें, बड़ी राजनीति इस पर चल रही है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इस पर बड़े प्रश्न उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो हेल्थ है, उस इशू पे आज ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है हमारे लखनऊ में, उस कॉन्क्लेव में मैं देख सकता हूं हमारे बहुत सीनियर हमारे मिनिस्ट्री के भी, हमारे आदरणीय योगेंद्र जी और तमाम आपके चैनल के और इस हेल्थ से जुड़े प्रदेश भर से अलग अलग कोनों से लोग आए हैं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आपने अभी जो ये मसला, आपने जो बात की कांवड़ यात्रा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के जन जन के विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। बीते 7 सालों में योगी सरकार ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग हो, उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक वर्ग हो, हर वर्ग को बेहतर तरीके से तालमेल बैठाते हुए हर वर्ग तरक्की और तालीम की तरफ, खुशहाली की तरफ, रोज़गार की तरफ, एक सुरक्षित माहौल की तरफ आगे बढ़े, इस नियत के साथ हमारी योगी सरकार ने काम किया है। हमें लगता है कि 7 सालों में हमारा जो ईमानदार प्रयास रहा धरातल पे, उस ईमानदार प्रयास में उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त और दंगा मुक्त बनाने के दिशा में ठोस कदम उठाए। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम, वो ज़ीरो है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद के सुरक्षा को और विकास को हमने सुनिश्चित किया है। कांवड़ यात्रा के से पहले भी मुहर्रम का जुलूस हुआ। ये जुलूस भी उत्तर प्रदेश में सकुशल तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, उसको भी एक व्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा संजीदगी से काम किया है। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे जो अपेक्षा की, हमारी योगी सरकार से जो अपेक्षा की है, उस अपेक्षा पे हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से उस अपेक्षा पे खरे उतरने के लिए काम कर रही है। अंसारी जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा महत्वपूर्ण है वो विभाग। क्योंकि जब आपको ये जिम्मेदारी मिली तो हम लोगों ने देखा, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को संसद में कहा कि भाई एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, उन चीज़ों को क्या बैलेंस कर पाएँ? वो चीज़ें अगर आपके विभाग के हिसाब से मैं समझना चाहूँ तो क्या वो मिल रही हैं? वो मदरसे उस तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं, लोगों की तालीम में वो गुणात्मक सुधार आ रहा है, चीज़ों को उस चीज़ के साथ आप जोड़ पाएँ? देखिए, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार बनी, तो हमारी एक ऐसी मोदी और योगी सरकार है जिसने संतुलित तरीके से अल्पसंख्यक समाज को विकास की तरफ आगे बढ़ाने की नियत के साथ काम किया। आप देखिए, मैं एक बार ज़रूर 2014 से पहले की चर्चा करना चाहूँगा। अगर बात मदरसों की जाए, क्योंकि मदरसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन का। 2014 से पहले, 2017 से पहले मदरसों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम सब जानते हैं। मदरसा शिक्षा के नाम पर केवल और केवल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसने केवल और केवल खानापूर्ति करने का काम किया। लेकिन केंद्र में हमारी मोदी सरकार आई 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और उस नारे पे हमने ईमानदारी से काम किया। 2014 के बाद मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज, बेशक मुस्लिम समाज का नौजवान वो दीनी तालीम ले, लेकिन दीनी तालीम लेने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी उसका अधिकार है,
इस अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस नाते मोदी जी ने एक आह्वान किया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। इस आह्वान को 2017 में जब हमारी योगी सरकार आई, उस आह्वान पे हमने धरातल पे काम किया, मदरसों को आधुनिक शिक्षा से हमने जोड़ा। और मुझे बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में आज हमारा मदरसे का बच्चा दीन इस्लाम की भी तालीम लेता है और मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा से जुड़ के वो तेजी से तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने मदरसों में SCRT का कोर्स लागू किया, मदरसों में NCC, NSS लागू किया। आप ये बताइए, इससे पहले की जो सरकार थी, जो अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बताती थी, उन्होंने क्यों नहीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू की? उन्होंने क्यों नहीं मदरसों में NCC, NSS लागू किया? उन्होंने इसलिए इन चीज़ों को लागू नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का नौजवान क्वालिटी एजुकेशन लेके आगे बढ़े। जो कांग्रेस है और जो सपा है, वो केवल और केवल ये चाहती है कि मुस्लिम समाज वोट बैंक बन के रहे, चुनाव में उनकी कुर्सियां उठाए, चुनाव में उनके भीड़ का हिस्सा बने, उन्हें वोट देके सत्ता की शीर्ष के कुर्सी पर बैठाए। लेकिन जब बात आती है मुस्लिम समाज के अधिकारों की, तो यही कांग्रेस और यही सपा उसने हमेशा मुसलमानों की तरफ से मुंह मोड़ने का काम किया। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, अभी जबकि सर भी बैठे हुए थे, शिक्षा की बात हो रही थी, परसेप्शन की यहाँ पर अभी बात हुई थी कि भाई परसेप्शन की राजनीति है और इस बार काट की हांडी जो चढ़ाई वो बार बार नहीं चढ़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, आप उनके समान विकास के लिए, उनको बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वो परसेप्शन तोड़ पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक जुड़ा है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम बात करते हैं समाज की, तो मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के चश्मे से देखना ये कांग्रेस और सपा का काम है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा कहा है कि समाज की विकास ही हमारी जिम्मेदारी है। हमें समाज के किसी भी वर्ग को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखना। जिस वर्ग की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आप देखिए, 17 के बाद की मैं बात बताऊं तो उपलब्धियों का एक लंबी उपलब्धियों की कतार है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात हो, जिसकी चर्चा हमने की, उसी मदरसे में हमने NCC, NSS लागू किया ताकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसे से पढ़ के बाहर जाए तो वो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना डेवलप हो। हमने मदरसों में 2022 में जब मुझे जिम्मेदारी मिली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, मैंने सबसे पहला काम किया कि मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए मदरसे के कोर्स को हमने ऑनलाइन डेवलप किया। मदरसा ई-लर्निंग ऐप, मेला ऐप मैंने डेवलप किया, जिससे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो ऑनलाइन अपने कोर्सेज ले सकता है। और इसमें लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था हमने की ताकि अगर कोई मदरसे का बच्चा अम्बेडकर नगर में पढ़ता है और मदरसे का कोई टीचर अगर वो बरेली का है तो लाइव क्लासेस से बरेली के जो टीचर का ज्ञान है उसका लाभ अम्बेडकर नगर का बच्चा भी ले पाए। ज्ञान की कोई सीमा न रहे, इसको हमने मदरसे में लागू किया। इसके अलावा 18 दिसंबर को जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है तो इसको हमने संगोष्ठियों से बाहर निकाल के कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन केवल हम संगोष्ठियां और सेमिनार ना करें, हमने मदरसों में ये लागू किया 2022 के बाद कि मदरसे में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के दिन मदरसे का बच्चा हर मदरसे में साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेगा। मदरसे में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। इसको हमने लागू किया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाखों बच्चों ने उस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और जिले स्तर पे हमने अच्छे जो पार्टिसिपेशंस थे उनको इनकरेज करने का काम भी किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम भी किया। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हीं मदरसों से जो बच्चा पढ़ के निकलेगा एक दिन कलाम बन के हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन करेगा। ऐसी हम शिक्षा व्यवस्था बना रहे हैं। क्यों नहीं हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना सकते? इस बात पर हम अगर वचनबद्ध है अपने काम के प्रति, हम वचनबद्ध है अपने समाज को आगे ले जाने के प्रति, हम वचनबद्ध है अपने समाज के नौजवानों को सशक्त करने के प्रति, तो जो उनकी जरूरत है उस जरूरत पे काम करना है। जो पिछली किसी सरकारों ने नहीं काम किया वो काम हमारी सरकार कर रही है। अमलेन सर, आपका सवाल। जी, बात शिक्षा की हो गई, रही बात राजनीति की, क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए राजनीति? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के विकास की अगर बात आती है तो विकास कई एंगल से उनको विकास से जोड़ना है। राजनीतिक रूप से सशक्त करना है, आर्थिक रूप से सशक्त करना है, सामाजिक रूप से सशक्त करना है, शैक्षणिक रूप से सशक्त करना है। हर तरीके से जब हम अपने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को सशक्त करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे उनको राजनीतिक तरीके से भी आगे सशक्त करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा
कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। राष्ट्रीय टीम में 2 अल्पसंख्यक समाज के मेन बॉडी में हमारे पदाधिकारी मुस्लिम समाज से हैं। अब अल्पसंख्यक समाज को चुनाव लड़ाने की बात अगर आती है तो 2023 में जो निकाय चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उस 2023 के निकाय चुनाव में हमने लगभग 3 दर्जन नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन के टिकट दिए मुस्लिम समाज के, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े, और 270 टिकट हमने पार्षद सभासद के दिए जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े, और लगभग 80 पार्षद और सभासद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं, और लगभग 1 दर्जन चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं। ये राजनीतिक रूप से सशक्त करने की बात है। इसी तरीके से हमने विधान परिषद में भेजा मुस्लिम समाज के लोगों को। हमारे यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा है, उसमें से भी अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में हमने मुस्लिम समाज के लोगों को भेजा। हम लगातार मुस्लिम समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से इसलिए मैंने बोला कि हम उनको वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखते। फिर कारण क्या है कि ये जो विपक्ष कहता है या जो परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है कि अल्पसंख्यक का जुड़ाव नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, ये कैसे बना लेते हैं जब आप लोगों ने इतना काम किया अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, विपक्ष केवल और केवल झूठ का एक भ्रमजाल फैला के, जो एक झूठ का भ्रमजाल 2024 के चुनाव में विपक्ष ने फैलाया संविधान बदलने का, ये कितना बड़ा एक धोखा विपक्ष ने समाज के जनता के साथ किया। चुनाव जीतने के लिए आप देश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। आज केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की नहीं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो भी मेन स्ट्रीम की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, निःशुल्क राशन हो, हर योजना में 30 से 35% की हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज को मिल रही है। उसका सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। अगर 100 मकान अगर किसी जनपद में बने हैं तो उसमें से 30 मकान मुस्लिम समाज के लोगों को मिले हैं, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी सिफारिश के। अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति गरीब है तो सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे पहले आज उसे मिल रहा है, बिना
और उससे क्या सीख रहे हैं आप लोग? लग रहा है कि कहीं तो चूक हुई है अगर ये कहते हैं कि उन्होंने नैरेटिव किया या इन खरता के साथ उठा दिया जिसको आप लोग काउंटर नहीं कर पाए, तो अब किस तरीके से? देखिए, इस उपचुनाव में विपक्ष ने, देखिए झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। विपक्ष एक बार झूठ बोल के अपने जो मंसूबे हैं उस पर कामयाब हुआ, लेकिन ये झूठ बार बार जनता के सामने नहीं चलेगा। विपक्ष का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। इस उपचुनाव में जनता 10 विधानसभा के उपचुनाव में हमें अपना आशीर्वाद देके ये साफ और स्पष्ट संदेश भी दे देगी कि झूठ के बल पर राजनीति ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। झूठ का ये जो गुब्बारा है ये विपक्ष का फूट चुका है। इस उपचुनाव में जनता पूरी तरीके से अखिलेश यादव हमारे साथ खड़ी है। पीडीए के फैक्टर को नहीं मानते आप? वो तो कहते हैं हमने पीडीए को जोड़ दिया है और अब आप देखिएगा उसका इफेक्ट आपको 27 में भी देखने को मिलेगा। इस उपचुनाव में ही आप जितने विपक्ष के झूठे दावे, इस उपचुनाव में ही आप देखेंगे कि वो सारे झूठे दावे, वो एक एक करके वो सारे झूठे दावे जो है वो खत्म हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश की हमारी जनता को मोदी सरकार के बेहतर लीडरशिप पे भरोसा है। उत्तर प्रदेश की हमारी जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। इसी भरोसे के बदौलत हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में हम एक बहुत अच्छे पोजीशन में आएंगे और 10 जो सीटें हैं इसमें हम जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अंसारी जी, अभी इंतजार बजट का भी हो रहा है, हाथ तो केंद्रीय बजट आया और उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश के भी बजट का इंतजार है। आपके महकमे के हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ तो आगे भविष्य की क्या रणनीति है और किस तरीके से उसमें आप जोड़ेंगे उन चीज़ों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है जिसकी विकास की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है, हम ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके एजुकेशन को बेहतर बनाना हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको रोजगार और स्टार्टअप से भी जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक समाज है, एक सबसे खास बात है अल्पसंख्यक समाज की कि इसके हाथों में हुनर है। अल्पसंख्यक समाज के हाथों में हुनर है। उस हुनर को मोदी जी और योगी जी ने पहचाना। स्किल डेवलपमेंट हमारा जो स्कीम है, इससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो हुनरमंद मुसलमान हैं उसको इसका सीधा लाभ मिला। हम स्किल से अपने मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ेंगे और उनको स्टार्टअप और नई नई जो हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उससे कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो तेज़ी से आज के डेट में जो ये डिजिटल युग जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस डिजिटल युग से भी हमारा जो अल्पसंख्यक समाज का नौजवान है वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। इस नियत के साथ हम आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई की बात आजकल चर्चा में है, उस एआई से अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जोड़ने का हमने काम शुरू किया। यूपी एआई, ये मैं वो कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। अगर मैंने जो मदरसा ई लर्निंग ऐप की बात की है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कोई भी बैठा हॉल में व्यक्ति प्ले स्टोर में जाके मदरसा ई लर्निंग ऐप को देख सकता है। इसी के साथ साथ हम यूपीएआई, उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है, जिसमें हम अल्पसंख्यक समाज के पहली बार किसी डिपार्टमेंट ने इतना क्रिएटिव शुरुआत किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम अपने मुस्लिम नौजवानों को पढ़ाने की हमने शुरुआत कर चुकी है। इसका वेबसाइट भी बना है और चुनाव से पहले हमने इसके लिए एक पायलट के प्रोजेक्ट की तरह इसको शुरू भी किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसका प्रेजेंटेशन देके आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मदरसे के बच्चों को जोड़ के उनको तरक्की और तालीम की एक नई दुनिया में ले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको रूबरू कराएंगे, उसके साथ तालमेल बैठाएंगे। इसके अलावा मदरसे में पढ़ने वाला हमारा जो बच्चा है उसको रोजगार से जोड़ने के लिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि मदरसों में हम रोजगार मेलों का विशेष आयोजन कराएंगे, ताकि जिस तरीके से बड़े बड़े कैंपसों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ऐसे ही कैंपस प्लेसमेंट हमारे मदरसों में होंगे। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मदरसे में ही अच्छी अच्छी कंपनियां आएंगी और उसको रिक्रूट करके उसको सीधे अपने यहाँ हायर करेंगी। तो यही वो सकारात्मक बदलाव की ज़रूरत थी जो मुस्लिम समाज को, उसको हमने समझा और उस बदलाव को हम धरातल पे हम उसको लागू कर रहे हैं। आज जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं जहाँ पर 25% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जन विकास के माध्यम से, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार उसके साथ तालमेल बैठा के उत्तर प्रदेश में हमने हजारों प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें हम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ITI, पॉलीटेक्निक, बेसिक शिक्षा के स्कूल, स्टेडियम ये बना रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है
कि 150 करोड़ की लागत से बरेली में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने बना के तैयार कर दिया है। आने वाले समय में उसका उद्घाटन होगा। मऊ में हमने 22 करोड़ की लागत से एक पॉलिटेक्निक बनाया है। इसी तरीके से गाजीपुर, देवरिया, बलिया, तमाम जगह, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश के हर जनपद को जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां अच्छी शिक्षा पहुंचे, इस नियत के साथ वहां स्कूल और कॉलेज हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो हमारा माइनॉरिटी का जो बच्चा है उसको अपने ही क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले,